Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आप सबका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी की किताब इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर 2 यानी भारत की स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी पर एक गहरी नजर डालेंगे। नमस्कार। हाँ, ये चैप्टर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि भारत का जो नक्शा हम देखते हैं उसकी शक्ल ऐसी क्यों है और यूपीएससी में यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। सही कहा। हम कोर कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स और हाँ 2013 से 2025 तक के रेलेवेंट PYQs यानी पिछले सालों के क्वेश्चंस, उनको भी साथ लेकर चलेंगे। राइट। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में इतनी विविधता क्यों? कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़, कहीं मीलों फैले मैदान, कहीं पुराने घिसे हुए पठार, ये सब बना कैसे? और इसका असर हमारे मौसम, हमारी खेती, हमारी इकॉनमी पर कैसे पड़ता है? चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की भूवैज्ञानिक कहानी से, मतलब इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री से। देखिए, भारत की जमीन बहुत पुरानी है। पृथ्वी बनी करीब 4.6 बिलियन साल पहले और भारतीय भूभाग मतलब इंडियन प्लेट इसका एक बहुत पुराना हिस्सा रहा है। ये तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ना पहले, साउथ में? जी हाँ, बिल्कुल। गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इक्वेटर के भी साउथ में। फिर लाखों सालों में ये धीरे धीरे खिसक कर नॉर्थ की तरफ आया। और इसी सफर ने, इसी मूवमेंट ने भारत को आज की शक्ल दी है। मोटे तौर पर हम भारत को 3 जियोलॉजिकल हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, 3 मेन डिविजन्स है। पहला पेनिनसुलर ब्लॉक मतलब प्रायद्वीपीय खंड। ये सबसे पुराना वाला। हाँ, सबसे पुराना, सबसे मजबूत, स्टेबल हिस्सा, पुरानी चट्टानों जैसे नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ। ठीक है। दूसरा है हिमालय और उसके साथ के दूसरे एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन्स। ये बिल्कुल नए हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें तो, और ये अभी भी बन रहे हैं, अनस्टेबल हैं, लचीले हैं। और तीसरा हिस्सा इफ्सरा है, इन दोनों के बीच का विशाल मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये एक तरह का गड्ढा था जो नदियों की लाई मिट्टी से भर गया। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक तरफ पुराना कठोर पेनिनसुलर ब्लॉक, हाँ, जो कैम्ब्रियन पीरियड से मतलब करोड़ों साल से एक मजबूत ब्लॉक की तरह खड़ा है। हालांकि इसमें भी कुछ हलचल हुई है, जैसे ऊपर नीचे होना, वर्टिकल मूवमेंट्स या ब्लॉक फॉल्टिंग, जिससे नर्मदा, तापी जैसी नदियां रिफ्ट वैली में बहती हैं, या सतपुड़ा जैसे ब्लॉक माउंटेन बने। पर ओवरऑल ये काफी शांत रहा है। और दूसरी तरफ हिमालय एकदम जवान, बेचैन। बिल्कुल, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने हैं और ये टक्कर, ये कलिजन आज भी जारी है। इसीलिए तो यहाँ इतने भूकंप आते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो ये सीधा कनेक्शन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से है। याद है 2013 मेंस GS1 में सवाल आया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके समर्थन में प्रमुख साक्ष्यों पर चर्चा करें। एग्जैक्टली। और इसके सबूत, जैसे कि महाद्वीप के किनारे एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, जिगसॉ फिट की तरह। हाँ, जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका। बिल्कुल। या फिर अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसे फॉसिल्स का मिलना या पुरानी जलवायु के सबूत मिलना, ये सब बताते हैं कि कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह पर फिक्स नहीं थे, वो हिले हैं। और इंडियन प्लेट का नॉर्थ की तरफ बढ़ना और यूरेशियन प्लेट से टकराना इसी थ्योरी का एक क्लासिक उदाहरण है। जी हाँ, और इसी टक्कर से टेथिस नाम का जो समुद्र बीच में था, वो सिकुड़ गया और उसके मलबे से हिमालय पर्वत खड़े हो गए। ये सिर्फ पहाड़ नहीं बने, इसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का मौसम, नदियों का रास्ता, सब कुछ बदल दिया। कमाल है। अच्छा, चलो अब जरा इन नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को, मतलब हिमालय और उसके आसपास के पहाड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हिमालय का मतलब सिर्फ एक सिंगल पहाड़ नहीं है, ये कई पैरेलल रेंजेस की एक पूरी सीरीज है। हाँ, जैसे सबसे नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। फिर उसके साउथ में लेसर हिमालय यानी हिमाचल रेंज, और सबसे बाहर साउथ में शिवालिक। और इनकी ऊंचाई भी वेस्ट से ईस्ट जाते हुए घटती है ना? हाँ, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। अच्छा, इन्हें हम रीजन के हिसाब से भी बांट सकते हैं, वैसे ईस्ट। ओके, तो सबसे वेस्ट में सबसे पहले आता है कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जैसी बड़ी रेंजेस आती हैं। और हाँ, लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान भी यहीं है। यहाँ की कोई खास बात? हाँ, प्रीलिम्स के लिए एक बहुत जरूरी चीज है करेवा। करेवा,
ये क्या होता है? ये ग्लेशियर की लाई हुई मिट्टी, मतलब ग्लेशियल क्ले और मोरेन के मोटे डिपॉजिट हैं। ये कश्मीर वैली में मिलते हैं, खासकर पुलवामा, बडगाम जिलों में। और ये जाफरान यानी केसर की खेती के लिए दुनिया भर में फेमस है। अच्छा, तो केसर की खेती करेवा मिट्टी पर होती है। जी हाँ। एक और इंटरेस्टिंग बात है झेलम नदी की। ये नदी यहाँ अपनी जवानी के स्टेज में होने के बावजूद मिएंडर बनाती है, मतलब घूम घूम कर चलती है। ऐसा वुलर लेक जैसे लोकल बेस लेवल के वजह से होता है। और श्रीनगर शहर इसी झेलम नदी के किनारे बसा है। और पासेस, दर्रे? हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जोजीला जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज में जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यही है। मतलब ज्योग्राफी सीधी सीधे इकोनॉमी, केसर और कनेक्टिविटी दर्रे से जुड़ी हुई है। ठीक है। इसके बाद ईस्ट में कौन सा हिस्सा आता है? इसके बाद आता है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। ओके। ये रावी नदी और काली नदी के बीच का हिस्सा है। यहाँ लेसर हिमालय की दो खास रेंजेस हैं, धौलाधार रेंज हिमाचल में और नाग टिब्बा रेंज उत्तराखंड में। यहाँ तो बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं। हाँ बिल्कुल। शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, डलहौजी, धर्मशाला, ये सब इसी जोन में है। और यहाँ की एक और यूनिक पहचान है दून। दून? जैसे देहरादून से फेमस और सबसे बड़ा दून है, कोटली दून, पाटली दून भी है। और स्पीति वैली जो लाहौल स्पीति जिले में है, वो एक तरह से लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान का ही एक्सटेंशन है, वो भी इसी सेक्शन में पड़ती है। समझ गया। अच्छा, और ईस्ट की तरफ बढ़े तो? आगे आता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ये नेपाल और भूटान के बीच वाला एरिया? हाँ, यहाँ की खासियत है तेज बहने वाली तिस्ता नदी और बहुत ऊंची चोटियां, जैसे कंचनजंगा जो सिक्किम में है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, अगर K2 को छोड़ दें। जी, और यहाँ द्वार फॉर्मेशंस मिलते हैं। ये पहले बाढ़ के मैदान थे, अब यहाँ चाय के खूबसूरत बागान है। दार्जिलिंग टी तो फेमस है ही। और यहाँ कोई खास ट्राइब्स? हाँ, यहाँ लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से रहती है और यहीं से एक प्रीलिम्स PYQ 2013 का लिंक बनता है। लिम्बू या लिम्बू जनजाति भी सिक्किम की मूल निवासी है। UPSC अक्सर ऐसी स्पेसिफिक ट्राइब और उनकी लोकेशन पूछता है। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। लिम्बू ट्राइब, सिक्किम। ओके, और आगे? अरुणाचल हिमालय ये भूटान बॉर्डर से लेकर ईस्ट में दिफू पास तक फैला है। ठीक है। यहाँ की इम्पोर्टेंट चोटियां हैं कांगटू और नमचा बरवा। नमचा बरवा, बिल्कुल यहीं से तो ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में घुसती है। बिल्कुल सही। नमचा बरवा के पास ही ब्रह्मपुत्र, जिसे वहां दिहांग कहते हैं, एक बहुत गहरा गॉर्ज मतलब खाई बनाकर भारत में एंट्री लेती है। और यहाँ भी बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन है। हाँ, यहाँ बहुत सी अलग अलग जनजातियां रहती हैं और उनमें से कई अभी भी झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती हैं। कोई PYQ लिंक यहाँ से? हाँ, एक और प्रीलिम्स लिंक PYQ 2013 नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। ये ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। और हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा, जिसे पूर्वांचल कहते हैं? हाँ, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स, ये असल में हिमालय का ही साउथ की तरफ मुड़ा हुआ एक्सटेंशन है। इसमें पटकाई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, जिन्हें लुशाई हिल्स भी कहते हैं, शामिल हैं। इनकी ऊंचाई हिमालय जितनी नहीं होती शायद? नहीं, उतनी नहीं होती। ये ज्यादातर पहाड़ियां हैं। यहाँ बराक नदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है जो मणिपुर और मिजोरम से होकर बहती है। यहाँ से भी कोई PYQ कनेक्शन? हाँ, बिल्कुल है। 2013 PYQ लोकटक लेक, जो अपनी तैरती हुई फुमडीज के लिए जानी जाती है, वो मणिपुर में है। और नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के गारो हिल्स पर है। गारो खासी जैंतिया हिल्स, ये तो मेघालय प्लेटो का हिस्सा है ना? टेक्निकली हाँ, गारो खासी जैंतिया हिल्स मेघालय पठार का हिस्सा है और मेघालय पठार असल में पेनिनसुलर इंडिया का ही एक एक्सटेंशन है, जो बीच में गैप आने से अलग हो गया। लेकिन लोकेशन के हिसाब से इन्हें अक्सर पूर्वांचल के साथ ही पढ़ा जाता है। तो मतलब हिमालय सिर्फ ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, ये मौसम को रोकते हैं, नदियों को पानी देते हैं, यहाँ जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है और स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, लेकिन इनकी अस्थिरता, इनका अनस्टेबल होना एक चुनौती भी है। सही कहा। अच्छा, अब हिमालय के पैरों की तरफ चलते हैं, मतलब उत्तरी मैदान, द नॉर्दर्न प्लेन्स। हाँ, ये विशाल मैदान, ये 3 बड़ी नदी प्रणालियों इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र
और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाखों सालों से लाई गई जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल डिपॉजिट से बने हैं। और इसीलिए ये दुनिया का सबसे उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। जी, इस मैदान को भी तो इसके रिलीफ मतलब बनावट के आधार पर अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है ना? हाँ बिल्कुल, 4 मुख्य जोन हैं शिवालिक से साउथ की तरफ जाते हुए। पहला है भाबर। ये शिवालिक की तलहटी में करीब 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यहाँ नदियां पहाड़ों से उतरते ही बड़े-बड़े कंकड़ पत्थरों के नीचे गायब सी हो जाती हैं। तो यहाँ खेती नहीं हो सकती? नहीं, ये खेती के लिए ठीक नहीं है। बड़े पेड़ ही यहाँ मिलते हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। ठीक है, भाबर के साउथ में? भाबर के साउथ में आती है तराई बेल्ट। ये करीब 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ भाबर में गायब हुई नदियाँ फिर से जमीन पर दिखने लगती हैं। ये बहुत नमी वाला दलदली इलाका होता है। यहाँ तो घने जंगल होते थे पहले। हाँ, पहले यहाँ घने जंगल और खूब वन्य जीव थे। मलेरिया भी बहुत होता था, लेकिन अब ज्यादातर तराई के जंगलों को साफ करके खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर गन्ना, चावल और गेहूं के लिए। दुधवा नेशनल पार्क यूपी इसी तराई रीजन में है। ओके, तराई के बाद? तराई के साउथ में आता है बांगर। ये पुराना जलोढ़ मैदान है। मतलब ये उन इलाकों में मिलता है जहां अब नदी की बाढ़ का पानी आमतौर पर नहीं पहुंचता। ये खादर के मुकाबले थोड़ा ऊंचाई पर होता है। इसकी मिट्टी कैसी होती है? इसकी मिट्टी में कंकड़ यानी कैल्शियम के छोटे-छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये खादर जितनी उपजाऊ नहीं होती। और चौथा हिस्सा है खादर। हाँ, खादर ये नया जलोढ़ मैदान है। ये नदी घाटियों के बिल्कुल पास होता है, जहां हर साल बाढ़ का पानी नई मिट्टी की परत बिछा देता है। इसलिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है और यहाँ गहन खेती होती है। तो ये डिवीजन मिट्टी के प्रकार और खेती की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। इन मैदानों में नदियों से बनी और कौन सी आकृतियां मिलती हैं? बहुत सारी, जैसे नदियों के घुमावदार रास्ते जिन्हें मियांडर कहते हैं, उनसे कटकर बनी बोखुर झीलें यानी ऑक्सबो लेक्स, और खासकर ब्रह्मपुत्रा जैसी बड़ी नदियों में गुम्फित वाहिकाएं मतलब ब्रेडेड चैनल्स दिखते हैं, जहां नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है। माजुली द्वीप, वो भी तो यही है। हाँ, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक फैक्ट प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है। हरियाणा और दिल्ली का जो इलाका है वो इंडस और गंगा नदी सिस्टम के बीच पानी का बंटवारा करता है, मतलब वाटर डिवाइड का काम करता है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैदानों का खेती के लिए महत्व तो साफ है। 2013 के पीवाईतो में पूछा भी गया था कि इनमें से कौन सी खरीफ फसलें हैं। ऑप्शंस थे कपास, मूंगफली, चावल, गेहूं। हाँ, तो कपास, मूंगफली और चावल खरीफ फसलें हैं जो मानसून के दौरान इन मैदानों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। गेहूं रबी की फसल है। लेकिन इन मैदानों में कुछ मुश्किलें भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर बिहार में कोसी नदी, बिहार का शोक और असम में ब्रह्मपुत्र की वजह से। नदियों का अपना रास्ता बदल लेना भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मैदानों से अब चलते हैं भारत के सबसे पुराने हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुला प्लेटो। जी, ये एक तरह की मेज की तरह उठा हुआ भूभाग है, मतलब टेबल लैंड है। ये पुरानी क्रिस्टलाइन, इग्नेयस और मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना है। और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, है ना? हाँ, ये गोंडवाना लैंड के टूटने से बना हिस्सा है। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है। इसकी जो सामान्य ऊंचाई जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ कम होती जाती है। हाँ, इसकी सीमाएं कहाँ तक मानी जाती हैं? अगर मोटा-मोटा देखें तो नॉर्थ वेस्ट में अरावली पहाड़ियाँ जो दिल्ली रिज तक फैली हैं, पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर रेंज गुजरात और साउथ में इलायची की पहाड़ियाँ कार्डमम हिल्स। और वो जो नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग प्लेटो है। हाँ, शिलोंग मेघालय पठार और कार्बी आंगलोंग पठार असम, ये भी इसी पेनिनसुलर ब्लॉक का हिस्सा है। बीच में एक ब्रांच यानी फॉल्ट बन गया जिसे मालदा फॉल्ट कहते हैं, राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटो के बीच। और बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ने उस गैप को भर दिया, जिससे ये मुख्य पठार से अलग दिखते हैं। अच्छा, इस पठार के अंदर कौन-कौन सी खास चीजें हैं? बहुत कुछ है। एक तो पुराने घिसे पिटे पहाड़ हैं जिन्हें अवशिष्ट पर्वत या रिलिक्ट माउंटेन्स कहते हैं, जैसे अरावली तो दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से हैं। जी हाँ, आप बहुत घिस चुकी है। इसके अलावा नल्लमल्ला हिल्स, जावादी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पालकोंडा रेंज, ये सब ईस्टर्न घाट के हिस्से हैं जो असल में इसी पठार के टूटे फूटे किनारे हैं। फिर कई छोटे बड़े पठार हैं, जैसे मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, जिसे भारत का मिनरल हार्टलैंड कहते हैं,
और सबसे बड़ा दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटो। और कुछ खास लैंडफॉर्म्स? हाँ, यहाँ टॉर्स मिलते हैं जो मौसम की मार से बनी अजीबोगरीब शक्लों की चट्टानें होती हैं। ब्लॉक पर्वत जैसे सतपुड़ा, रिफ्ट घाटियां जैसे नर्मदा, तापी, ये नदियां बाकी प्रायद्वीपीय नदियों के उलट पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स मतलब वो काली मिट्टी वाला इलाका? हाँ बिल्कुल, ये पठार का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है। यहाँ क्रिटेशियस पीरियड के आखिर में दरारों से बड़े पैमाने पर लावा निकला और फैल गया। इसी बेसाल्टिक लावा के टूटने से काली मिट्टी यानी रेगूर मिट्टी बनी है, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, और वो चंबल के बीहड़? हाँ, चंबल नदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में पठार को काटकर गहरे बीहड़ बना दिए हैं। ये भी पठारी इलाके का ही एक फीचर है। तो इस विशाल पठार को स्टडी करने के लिए कैसे बांटा जाता है? इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि, द सेंट्रल हाईलैंड्स। ये नर्मदा नदी के नॉर्थ का हिस्सा है। इसमें पश्चिम में अरावली से लेकर पूरब में छोटा नागपुर पठार तक का इलाका आता है। मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब इसी में है। यहाँ की नदियाँ किस तरफ बहती हैं? ज्यादातर नदियां जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहकर यमुना या गंगा में मिलती हैं। इससे पता चलता है कि इस हिस्से का ढलान नॉर्थ की तरफ है। ठीक है। दूसरा भाग? दूसरा और सबसे बड़ा भाग है दक्कन का पठार, द डेक्कन प्लेटो। ये नर्मदा नदी के साउथ में है, एक त्रिभुज जैसा। इसके पश्चिम में वेस्टर्न घाट, पूरब में ईस्टर्न घाट और नॉर्थ में सतपुड़ा, मेकाल रेंज और महादेव हिल्स हैं। और तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, जिसकी बात हमने की थी, मेघालय और कार्बी आंगलोंग वाला हिस्सा जो मालदा फॉल्ट से अलग हुआ है। इसमें गारो, खासी, जयंतिया हिल्स मेघालय और कार्बी आंगलोंग हिल्स असम आती हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का फर्क समझना बहुत जरूरी है ना? मेंस के लिए भी। हाँ, बहुत ज्यादा। वेस्टर्न घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, वो लगातार हैं, मतलब उनमें ज्यादा गैप नहीं है। वो ऊंचे भी हैं और उनकी ऊंचाई नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती जाती है। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर्स, ये अन्नामलाई हिल्स में है और पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा 2637 मीटर्स, ये नीलगिरी हिल्स में है। ज्यादातर बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यही वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। और ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट टूटे फूटे है, डिसकंटिन्यूअस है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों ने इन्हें जगह जगह से काट दिया है। इनकी ऊंचाई भी वेस्टर्न घाट से कम है। महेंद्रगिरी, ओडिशा, यहाँ की एक जानी मानी चोटी है। ये दोनों घाट मिलते कहाँ हैं? ये दोनों नीलगिरी पहाड़ियों में आकर मिलते हैं। नीलगिरी एक तरह का जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से कोई PYQ? हाँ, 2020 में एक सवाल था कावेरी बेसिन के प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। उसमें नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जैसे नाम थे। ये सब इसी वेस्टर्न घाट और नीलगिरी वाले इलाके में पड़ते हैं। इससे इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पता चलती है। और नॉर्थ ईस्टर्न पठार की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। खासी हिल्स में मासिनराम और चेरापूंजी हैगा, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह। जी हाँ, मेघालय पठार पर। ये इलाका मिनरल्स के लिए भी जाना जाता है। कोयला, लोहा, चूना पत्थर, यूरेनियम यहाँ मिलते हैं। और जैसा आपने कहा, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स भी यही है। PYQ 2013। इतनी ज्यादा बारिश की वजह से यहाँ मिट्टी का कटाव बहुत हुआ है। अच्छा। अब पठार से निकलकर एक बिल्कुल अलग लैंडस्केप पर चलते हैं, भारतीय मरुस्थल, द इंडियन डेजर्ट। हाँ, थार मरुस्थल। ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में पड़ता है। बहुत ही सूखा इलाका है। बारिश साल में 150 mm से भी कम होती है। यहाँ तो रेत ही रेत दिखती होगी। हाँ, रेत के टीले यहाँ की पहचान है। लंबे लंबे टीले, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी मिलते हैं और बरखान भी, जो चांद के आकार के होते हैं। इसके अलावा छतरी जैसी चट्टानें, मशरूम रॉक्स और कहीं कहीं नकलीस्तान ओएसिस भी दिख जाते हैं। ये बना कैसे? क्या ये हमेशा से रेगिस्तान था? माना जाता है कि मेसोजोइक युग में यहाँ समुद्र हुआ करता था। इसके सबूत भी मिले हैं, जैसे जैसलमेर के पास आकलवुड फॉसिल पार्क है जहाँ पेड़ों के पुराने फॉसिल मिले हैं, और भ्रमसर के पास समुद्र के डिपॉजिट्स मिले हैं। असल में इसकी जो नीचे की चट्टानी संरचना है वो पेनिनसुलर पठार का ही एक्सटेंशन है।
बाद में ये बहुत सूखा हो गया और हवा ने इसे आज का रूप दे दिया। यहाँ नदियाँ कैसी हैं? ज्यादातर नदियां तो बस बरसात में ही दिखती हैं, अल्पकालिक होती हैं। लूनी नदी इसके दक्षिणी भाग की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ये इनलैंड ड्रेनेज का उदाहरण है ना? हाँ बिल्कुल। बहुत सी छोटी धाराएं तो आगे जाकर झीलों या प्लायाज में खत्म हो जाती हैं। प्लाया यहाँ की खारे पानी की झीलें होती हैं जिनसे नमक भी निकाला जाता है। ओके, रेगिस्तान के बाद अब रुख करते हैं समुद्र तट की ओर। तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। भारत की कोस्ट लाइन काफी लंबी है और इसके दोनों तरफ तटीय मैदान है। पहले बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। ये अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच वाला संकरा मैदान। हाँ, ये एक सबमर्ज्ड कोस्ट यानी डूबे हुए तट का उदाहरण है, इसलिए ये ज्यादा चौड़ा नहीं है, संकरा है। लेकिन डूबने की वजह से यहाँ अच्छे नेचुरल पोर्ट्स और हार्बर बनाने के लिए जगहें बनी हैं, जैसे कांडला, मुंबई, जेलेन पोर्ट, नहावा शेवा, मर्मगांव, मंगलौर, कोच्चि, ये सब महत्वपूर्ण बंदरगाह यही हैं। इस पश्चिमी तट को भी तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाँ, उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो गुजरात में कच्छ और काठियावाड़ तट, फिर महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़ मैदान और केरल में मालाबार तट। मालाबार तट, यहाँ की कयाल बहुत फेमस है ना? हाँ, कयाल यानी बैकवाटर्स या लगून, ये मालाबार तट की खास पहचाने हैं। इनका इस्तेमाल मछली पकड़ने, अंदरूनी हिस्सों में नाव चलाने, इनलैंड नेविगेशन और टूरिज्म के लिए खूब होता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, वल्लमकाली, यहीं पुन्नमडा कयाल, अलप्पुजा जिले में होती है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? नहीं, वेस्टर्न घाट से निकलकर अरेबियन सी में गिरने वाली नदियाँ छोटी और तेज होती हैं, इसलिए वो डेल्टा नहीं बना पाती, एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जी, ये बंगाल की खाड़ी और ईस्टर्न घाट के बीच है। ये एक इमर्जेंट कोस्ट यानी उभरे हुए तट का उदाहरण है, इसलिए ये पश्चिमी तट के तुलना में ज्यादा चौड़े हैं। और यहाँ बड़ी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जी हाँ, यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां बहके हैं और वो समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। चौड़े होने और डेल्टा होने की वजह से यहाँ अच्छे नेचुरल हार्बर कम है। इसे भी रीजनल नाम दिए गए हैं। हाँ, नॉर्थ वाले हिस्से को उत्तरी सरकार और साउथ वाले हिस्से को कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ की कोई खास फीचर? चिल्का झील, ओडिशा में, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है और ये इसी पूर्वी तट पर है। बहुत बढ़िया। अब आखिर में बात करते हैं द्वीपों की, दी आइलैंड्स। भारत में दो मुख्य द्वीप समूह हैं। पहला बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें तो बहुत सारे द्वीप हैं। हाँ, करीब 572 छोटे बड़े द्वीप और द्वीपिकाएं हैं। ये 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच फैले हैं। इन्हें दो ग्रुप में बांटते हैं ना? हाँ, मोटे तौर पर नॉर्थ में अंडमान द्वीप समूह और साउथ में निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये बने कैसे हैं? यहाँ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति, इक्वेटोरियल वेजिटेशन मिलती है और संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। यहाँ की ऊंची चोटियाँ? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, उत्तरी अंडमान 738 मीटर्स, और ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट व्हीलर 642 मीटर्स। ओके, अब दूसरा ग्रुप अरब सागर वाले द्वीप। हाँ, लक्षद्वीप, ये केरला तट से करीब 280 से 480 किलोमीटर दूर है। ये 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच बिखरे हुए हैं। ये तो कोरल आइलैंड्स ना? बिल्कुल, ये सभी द्वीप प्रवाल निक्षेपों से बने हैं। ये एटॉल्स हैं, करीब 36 द्वीप हैं जिनमें से 11 पर लोग रहते हैं। मिनी कॉय सबसे बड़ा द्वीप है। क्या इन्हें भी कोई चैनल अलग करता है? यहाँ एनसीईआरटी में थोड़ी गड़बड़ है। उसमें लिखा है कि 10 डिग्री चैनल इन्हें बांटता है, लेकिन वो अंडमान निकोबार को बांटता है। लक्षद्वीप को असल में 11 डिग्री चैनल मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटता है, नॉर्थ में अमिनी द्वीप और साउथ में कन्नानोर द्वीप। अच्छा, ये करेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो लक्षद्वीप के लिए 11 डिग्री चैनल, इनकी राजधानी कवरत्ती है। जी, यहाँ के द्वीपों के पूर्वी किनारों पर तूफानी पुलिन, स्टॉर्म बीचेस मिलते हैं, जहाँ तूफान से लाई गई कंकड़, बजरी, गोलाश्मिकाएं जमा हो जाती हैं। वाह, क्या गजब की विविधता है भारत के फिजिकल फीचर्स में।
तो इस पूरे चैप्टर से यूपीएससी के लिहाज से प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या खास बातें याद रखनी चाहिए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारे फैक्ट्स और लोकेशंस हैं। की टर्म्स जैसे करेवा, दून, भाबर, तराई, बंगर, खादर, कयाल, बरखान, रेग और काली मिट्टी, डेल्टा, रिफ्ट वैली, वाटर डिवाइड, एटॉल, पास जैसे जूजीला, बनिहाल, नाथुला, शिपकीला। की लोकेशन फीचर्स पहाड़ियाँ और रेंज, अरावली, वेस्टर्न घाट, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, सतपुड़ा, पीर पंजाल, शिवालिक, चोटियाँ, अनाईमुडी, डोडाबेट्टा, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नमचा बरवा, सैडल पीक, पठार, छोटा नागपुर, दक्कन, मालवा, मेघालय। नदियाँ, खासकर उनका बहाव, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है जैसे नर्मदा, तापी, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है, लूनी का इनलैंड ड्रेनेज, तट, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, द्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, बैरन आइलैंड, माजुली, झीलें, चिल्का, लोकटक, वुल्लर, सांभर। और पीवाईक्यू में पूछे गए स्थान जैसे नामधाफा, नोकरेक, लिंबू ट्राइब का एरिया, नागरहोल। मैप वर्क तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, मैप के बिना ज्योग्राफी अधूरी है। और मेंस के लिए क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए? मेंस के लिए एनालिटिकल समझ जरूरी है। कारण और प्रभाव, भारत की इतनी फिजिकल डाइवर्सिटी क्यों है, प्लेट टेक्टोनिक्स, कटाव, जमाव, इसका असर कैसे पड़ता है, जैसे हिमालय का मॉनसून पर असर, मैदानों की खेती, पठारों के मिनरल्स, लोगों के रहने के पैटर्न पर, देश की सुरक्षा पर। इंटरलिंकेजेस, कैसे अलग अलग फिजिकल फीचर्स एक दूसरे से जुड़े हैं, क्लाइमेट से कैसे जुड़े हैं, इकोनॉमी से कैसे जुड़े हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, जैसे पेनिनसुला ब्लॉक की स्थिरता और हिमालय की अस्थिरता में क्या फर्क है और इसके क्या नतीजे हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या अंतर है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट में क्या फर्क है। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, इंसान की गतिविधियों का इन लैंडस्केप पर क्या असर पड़ रहा है, जैसे झूम खेती, माइनिंग, डैम बनाना, शहर बसाना। सही कहा। मतलब सिर्फ क्या है ये जानना काफी नहीं, क्यों और कैसे है ये समझना मेंस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रट में से ज्यादा समझने पर फोकस करना होगा। तो हमने देखा कि भारत की जमीन सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये एक जीती जागती बदलती हुई चीज है जिसने हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था सबको गढ़ा है। एकदम सही। और यहाँ एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो भारत के ये अलग अलग फिजिकल रीजन्स इस बदलाव पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? हिमालय के ग्लेशियर पिघलने का असर गंगा के मैदानों पर पानी की सप्लाई पर क्या होगा? समुद्र का लेवल बढ़ने से हमारे तटीय इलाके और द्वीप कितने खतरे में हैं? और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी तैयारी, हमारी नीतियां क्या होनी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है और हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। हम सभी सुनने वालों से कहेंगे कि वो एटलस खोलें, इन सभी जगहों को, फीचर्स को मैप पर देखें और सोचें कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में हम भारत की नदियों यानी ड्रेनेज सिस्टम पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.